अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें यहां पे क्या करना है कि यहां पे प्रश्न में दे रखा है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक आप लीजिए, ठीक है, और उनका गुणनफल क्या है, उनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है ऐसे समीकरण का, द्विघात समीकरण का आप निरूपण कीजिए, ठीक है। तो मानते हैं, चलिए, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर अक्स है। माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, अक्स है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, अतः दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, अक्स प्लस 1। कैसे भाई, जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या लेते हैं हम। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है ना। अब देखिए 1 से 2 तक हम जाते हैं, ये क्रमागत है। क्रमागत यहां पे शब्द देखिए, यहां पे है क्रमागत, यानी क्रम से आने वाली क्रमागत होनी चाहिए। जैसे 1 से हम 2 पे जाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 से 2 में जाएंगे कितने का अंतर है, 1 का। 2 से 3 में जाएंगे कितने का अंतर है, 1 का। 3 से 4 में जाएंगे कितने का अंतर है, 1 का। 4 से 5 में जाएंगे, सभी में 1 का अंतर है ना। तो कोई भी क्रमागत संख्या आप लोगे तो उसमें अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लीजिए। पूर्णांक संख्या आपको पता है, पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर जाती है, और पूर्णांक संख्या आप ले लीजिए। अब जैसे ये भी पूर्णांक, प्राकृत संख्या भी एक पूर्णांक संख्या ही होती है। जैसे पूर्णांक संख्या हमने ली, मान लीजिए 0 से लेके, अब जैसे 0 है, अब 0 की इधर भी पूर्णांक संख्या होती है, इधर भी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे हमने मान लीजिए 0 1 2 3, और यहाँ पे -1 -2 -3। अब देख लिए, चाहे इधर जाइए आप, चाहे उधर जाइए, चाहे इस 0 के इस तरफ आइए, चाहे उस तरफ जाइए, अंतर देखिए, 1 1 का अंतर ही चल रहा है। जो भी क्रमागत संख्या है उन सभी में 1 1 का अंतर ही चलता जा रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर पहली क्रमागत संख्या अक्स है तो दूसरी क्या होगी, उसमें 1 जोड़ेंगे, अक्स प्लस 1 ही होगी, ना कि अक्स प्लस 2 होगी। समझ में आया होगा, रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज को, एक एक चीज को बारीकी से समझना है आपको, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे बोल रहा है दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो दोनों को गुणा कर देते हैं, तो दोनों पूर्णांकों का गुणनफल करने पर, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल करेंगे तो अक्स कोष्टक अक्स प्लस 1 आएगा। इनका गुणनफल करेंगे, और इनका गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर आएगा प्लस, और इसको इससे करेंगे तो अक्स आएगा। अब प्रश्नानुसार क्या है कि प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, और अपने अकॉर्डिंग गुणनफल कितना आ रहा है, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स। ये तो अपने अकॉर्डिंग आ रहा है, और प्रश्न में कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। अब इसको 306 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन गया, अक्स माइनस 306, क्योंकि इधर 306 प्लस का था, इधर आके माइनस का बराबर 0। ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी नॉट इक्वल 0। ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दिया गया प्रारूप, एक द्विघात समीकरण को निरूपित करता है।
जहां लघुत्तर पूर्णांक अक्स है, जहां पे लघुत्तर पूर्णांक यानी छोटे वाला पूर्णांक, लघुत्तर पूर्णांक क्या है, अक्स है। अक्स क्योंकि हमने छोटा पूर्णांक पहले धनात्मक संख्या क्या मानी, अक्स मानी, तो छोटा यही होगा ना, क्योंकि इसमें एक जुड़ेगा, एक बड़ा आएगा ना, एक जुड़ने पे बड़ी संख्या आएगी ना कि छोटी आएगी, तो लघुत्तर पूर्णांक अक्स है और उससे बड़े वाली हो जाएगी अक्स प्लस 1। इस प्रकार से इस प्रश्नों को हल करना है। देखिए फिर से हम एक बार समझने की कोशिश कीजिए, हमने क्या किया, हमें दे रखा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांक नहीं दे रखे थे, पर हमें पता है कि कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक होते हैं उनके बीच का अंतर 1 होता है। तो हमने मान लिया कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो अक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अक्स प्लस 1 हो जाएगा, और दोनों का गुणा करवा दिया, और गुणा करवाने के बाद में दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि ये तो प्रश्न में दे रखा था, ये अपने अकॉर्डिंग आया, दोनों ही गुणनफल है, तो दोनों को बराबर कर दिया और ये एक समीकरण बन गया, क्योंकि इसमें अधिकतम घात अक्स की 2 है और अक्स की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण का प्रारूप है। और यही हमसे पूछा गया था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया।